नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के मौन सत्याग्रह की, उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत की, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को लगे जोरदार झटके की, मध्य प्रदेश में बीजेपी से नाराज हुए ब्राह्मण समाज की। जानेंगे कैसे पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी और पीएम मोदी को दिखाया आईना। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी आफत बनी बारिश पर राहुल गांधी की अपील की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने मोदी सरकार को थमाया नोटिस। अध्यादेश पर 17 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कल से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। चुनावी साल में सत्र के हंगामेदार होने के आसार। कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। बंगाल पंचायत चुनाव में हुए टकराव की कांग्रेस अध्यक्ष ने की आलोचना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं बचेगा। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 64 अंकों की तेजी के साथ 65,344 पर हुआ बंद। निफ्टी 24 अंकों की उछाल के साथ 19,356 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर कांग्रेस एक बार फिर सड़कों पर होगी। मोदी मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने फिर से जनता के बीच जाकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 12 जुलाई को देश भर में कांग्रेस मौन प्रदर्शन कर अपना विरोध जताने वाली है और जनता से भी इस आंदोलन में जुड़ने की अपील की है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और अगले साल यानी 2024 में आम चुनाव होने हैं। इन चुनावों ने बीजेपी की धड़कनें अभी से बढ़ा रखी हैं। चुनावी साल में राहुल गांधी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं, जिसे बीजेपी हर हाल में अपने रास्ते से हटाना चाहती है और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि राहुल गांधी को कानूनी हथकंडों में उलझाया जा रहा है। आप जानते ही हैं कि गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रखी है। मोदी मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा माफ करने की याचिका को खारिज कर दी थी, जिसको कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की साजिश का आरोप लगाते हुए 12 जुलाई को सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। कांग्रेस सभी राज्यों में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह करेगी। इसका ऐलान करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बेहद सफल भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और अडानी ग्रुप के बीच रिश्तों का खुलासा किया गया। परिणाम स्वरूप बीजेपी ने राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित करने के लिए अपनी गंदी चालें खेली। वेणुगोपाल ने आगे कहा कि राहुल गांधी निडर होकर सत्ता पर काबिज बीजेपी को चुनौती देने और भारत के गरीबों, किसानों, मजदूरों, युवाओं और हाशिए पर मौजूद लोगों की समस्याओं को सुनने के अपने संकल्प पर दृढ़ हैं। कांग्रेस महासचिव ने राहुल गांधी के लिए देश के लोगों से भी अपील की है कि वो उनके समर्थन में सड़कों पर उतरें। उन्होंने कहा कि हम 140 करोड़ भारतीयों से अपील करते हैं कि वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों, न्याय और स्वतंत्रता की ताकतों के साथ खड़े हों, लोकतंत्र को कमजोर करने के खिलाफ खड़े हों। यानी 12 जुलाई को मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर कांग्रेस सड़कों पर होगी। कांग्रेस के इस ऐलान ने बीजेपी खेमे में अभी से खलबली मचा दी है। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव और चुनाव आयोग आमने सामने है। शिवसेना में नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग का फैसला रद्द करने की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो कब करेगा कोर्ट इस पर सुनवाई, देखते हैं ये रिपोर्ट। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में है। सर्वोच्च अदालत इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। विदर्भ के दौरे के दौरान ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग के पास पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इसे किसी को चुराने नहीं देंगे। पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिए जाने के खिलाफ उद्धव की याचिका पर सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि याचिका में उद्धव ने चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट से मिली इस राहत के बाद उद्धव ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है, लेकिन उसके पास किसी पार्टी का नाम बदलने की शक्ति नहीं है।
शिवसेना नाम उनके दादा केशव ठाकरे ने दिया था और वो किसी को इसे चुराने नहीं देंगे। उद्धव के सख्त तेवरों से साफ है कि आने वाले दिन बीजेपी और शिंदे सरकार पर भारी पड़ने वाले हैं। उद्धव ठाकरे इस वक्त महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां वो लोगों के साथ संवाद करके पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। 2024 आम चुनाव से पहले मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हुए विपक्षी दलों को लेकर उद्धव ने कहा, मैं इसे विपक्षी दलों की एकता नहीं कहूंगा, बल्कि हम सभी की एकता कहेंगे। हम देशभक्त हैं और लोकतंत्र की खातिर ऐसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को शिवसेना का नाम और सिंबल शिंदे गुट को दे दिया था। चुनाव आयोग के इसी फैसले को चुनौती देते हुए उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर इस महीने के आखिर में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत मिली है, लेकिन अजीत पवार को राहत मिलती नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र की सियासत में हर रोज नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। अजीत पवार की बगावत के बाद राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी शिंदे सरकार में उथल पुथल मची है, तो वहीं अजीत पवार को भी आज जोरदार झटका लगा है। एक और विधायक ने आज शरद पवार खेमे में वापसी कर ली है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जब से बीजेपी और शिंदे सरकार आई है, तब से राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। अजित पवार के सरकार में शामिल होने के बाद शिंदे गुट के विधायक सीएम एकनाथ शिंदे को आंखें दिखा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी में भी आपसी खींचतान मची हुई है। इस बीच एनसीपी में चल रही उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। अजित पवार और शरद पवार गुट में विधायकों के आने और जाने का सिलसिला जारी है। अब एक और विधायक ने अजित पवार गुट से सीनियर पवार के गुट में वापसी कर ली है। मकरंद जाधव पाटिल तीसरे विधायक हैं, जिन्होंने एक हफ्ते में अजित पवार का साथ छोड़ दिया है। उनसे पहले रामराजे नाईक निम्बालकर और दीपक चौहान भतीजे के गुट से चाचा कैंप में वापसी कर चुके हैं। मकरंद जाधव पाटिल महाराष्ट्र के सतारा जिले की वाई विधानसभा सीट से विधायक हैं। मकरंद के सैकड़ों समर्थक विधायकों ने भी उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए शरद कैंप में वापसी कर ली है। जाधव से पहले बीते शुक्रवार को रामराजे नाईक निम्बालकर और दीपक चौहान ने शरद पवार गुट में वापसी करने का फैसला किया था। आपको बता दें कि अजित पवार के शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी दो धड़ों में बंट चुकी है। शरद पवार और अजित पवार में पार्टी के कब्जे की लड़ाई जारी है। दोनों गुटों ने 5 जुलाई को बैठक कर शक्ति प्रदर्शन भी किया था। इस बैठक के दौरान अजित पवार गुट ने दावा किया था कि उनके पास विधायकों की मौजूदगी ज्यादा है, जिसके बाद शरद पवार ने नासिक में रैली कर अजित पवार को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। शरद पवार से बगावत करना भतीजे अजीत पवार को भारी पड़ने वाला है। इधर मध्य प्रदेश में पेशाब कांड आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश की सीधी में हुआ पेशाब कांड शिवराज सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। इस घटना ने आदिवासी समाज में सरकार विरोधी माहौल बनाया है, तो वहीं आरोपी पर कड़ी कार्रवाई ने विंध्या इलाके के ब्राह्मणों को नाराज कर दिया है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीधी पेशाब कांड पर शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पीड़ित दशमत के पैर धोकर सीएम शिवराज ने आदिवासियों की नाराजगी को कम करने की कोशिश तो की, आरोपी प्रवेश शुक्ला का घर तोड़कर ब्राह्मण समाज को नाराज कर दिया है। ब्राह्मण संगठन एक तरफ प्रवेश शुक्ला का घर दोबारा बनाने के लिए चंदा जुटा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई लड़ने का भी फैसला लिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों की लामबंदी शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है, जिसका खामियाजा आने वाले चुनावों में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। प्रवेश शुक्ला का घर तोड़े जाने की वजह से ब्राह्मणों से जुड़े कुछ संगठन नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आरोपी शुक्ला के समर्थन में लामबंद हो रहे ब्राह्मण संगठनों का कहना है कि वो प्रवेश के अपराध का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके किए की सजा परिवार को क्यों दी गई, मकान पर बुलडोजर क्यों चलाया गया। प्रवेश शुक्ला के पिता रमाकांत शुक्ला के अकाउंट नंबर को ब्राह्मण संगठनों के व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर किया जा रहा है। पूरे राज्य के लोग चंदा दे रहे हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश प्रमुख पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा, संगठन उस मकान को दोबारा बनाएगा जिसे ढहा दिया गया। ब्राह्मण संगठन एमपी की शिवराज सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करेगा। सरकार से ये पूछा जाएगा कि किस कानून के तहत परिवार का वैध घर गिरा दिया गया। प्रवेश के पिता रमाकांत शुक्ला ने कहा, वो मेरा बेटा है, लेकिन कानून को मानने वाला नागरिक हूँ। मेरे बेटे के खिलाफ संविधान के मुताबिक कानूनी कार्रवाई मंजूर है, लेकिन हमारा घर क्यों गिराया गया। चुनावी साल में आदिवासी वोट को अपने पाले में खींचने के लिए बीजेपी जोर लगा रही है, मगर पेशाब कांड के बाद अब इसमें पिछड़ती जा रही है। वहीं आरोपी पर हुई कड़ी कार्रवाई प्रदेश के ब्राह्मण वोटों पर भी असर करेगी, क्योंकि सीधी, सतना और रीवा में
ब्राह्मण वोटर बड़ी संख्या में हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की नैया डूबती नजर आ रही है। इधर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी बीजेपी और पीएम मोदी को आईना दिखाया है। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। सदन से बाहर निकली राबड़ी देवी ने तेजस्वी के इस्तीफे की मांग कर रही बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है राबड़ी देवी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन आज बीजेपी विधायकों ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें तेजस्वी का नाम आरोपी के तौर पर शामिल है। ऐसे में इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने खूब प्रदर्शन किया। बीजेपी की इस मांग पर सदन से बाहर निकलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि विपक्षी दल तो मांग करेगा ही, क्या लेना देना है, एक ही केस को बार बार चार्जशीट करना ये उचित नहीं है। राबड़ी देवी ने कहा, हम लोगों से जबरदस्ती की जा रही है। जो कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उस पर चार्जशीट, केस, मुकदमा, सीबीआई, ईडी सब लगा देंगे। नरेंद्र मोदी उनका यही काम है। कभी विकास का काम नहीं किया। 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में नहीं गया। साल में 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, लेकिन वो भी खत्म हो गया। कोई काम के नहीं है। देश का पैसा लूटकर पार्टी और सरकार चला रहे हैं। राबड़ी देवी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, देश भर में पार्टी ऑफिस बनाने के लिए कहां से लाए पैसा, पूरे देश को बेच दिया, देश को तोड़ दिया, देश को लूट लिया। लूट की सरकार चला रहे हैं। मन की बात लोगों को सुनाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कोई चीज नहीं है। विधानसभा सत्र के ही पहले दिन बिहार का सियासी तापमान चढ़ गया है। अब देखना होगा कि राबड़ी देवी के आरोपों पर बीजेपी क्या जवाब देती है। राबड़ी देवी के तल्ख बयान से बीजेपी परेशान है, तो राज्यसभा चुनाव ने भी बीजेपी को परेशान कर दिया है। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बजने वाला है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों को एक और अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना होगा, और वो परीक्षा है राज्यसभा चुनाव की। 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होना है। इसमें गुजरात की भी 3 सीटें शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया है। तो क्या है चुनाव के समीकरण, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राजनीतिक दलों के लिए लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के चुनाव भी खास मायने रखते हैं। भले ही इस चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा से अलग हो, लेकिन इस चुनाव में जीत संसद में ताकत को दिखाती है। अब राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होना है। इसमें गोवा की 1 सीट, पश्चिम बंगाल की 6 सीटें और गुजरात की 3 सीटें शामिल हैं। इस चुनाव में सबसे खास गुजरात है, क्योंकि यहां से एक बार फिर एस जयशंकर ने आज अपना नामांकन भर दिया है। वहीं राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस चुनाव से दूरी बना ली है। कांग्रेस ने कहा है कि उसके पास पर्याप्त विधायक नहीं है, इसीलिए उसने कोई उम्मीदवार नहीं उतारे। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा, हमने राज्य में आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों को नामांकित नहीं करने का फैसला किया है, क्योंकि हमारी पार्टी के पास 182 सदस्यीय विधानसभा में आवश्यक संख्या बल नहीं है। इसके अतिरिक्त हम चुनावी जीत हासिल करने के लिए अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त से बचते हैं। दरअसल राज्य की 182 सदस्यीय विधानसभा में 156 सीटें बीजेपी के पास हैं और कांग्रेस के पास महज 17 विधायक हैं, और एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 46 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। संख्या बल के लिहाज से बीजेपी का तीनों सीट पर जीतना तय है। अब भले ही गुजरात में बीजेपी जीत हासिल कर लेगी, लेकिन बंगाल में अब भी उसके पसीने छूटेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए यहाँ 43 वोट की जरूरत पड़ेगी। अभी राज्य में टीएमसी गठबंधन के 221 विधायक हैं। ऐसे में उसके 5 उम्मीदवारों का जीतना तो तय माना जा रहा है। वहीं एक सीट के लिए बीजेपी की दावेदारी मजबूत है। बावजूद इसके खेला हो सकता है। अब राज्यसभा चुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है। देखना यह होगा कि नतीजों में कौन दम भरता है। और बुलेटिन के आखिर में बात आफत की बारिश की। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। लगातार बारिश से उमस वाली गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई राज्यों में बारिश से हालात बदतर हो गए हैं, जिसे देखते हुए राहुल गांधी ने भी चिंता जाहिर की और साथ ही एक अपील भी की है। क्या है राहुल गांधी की अपील, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश के तमाम हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन कई जगह लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। मैदानी और पहाड़ी सभी इलाकों में कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के तांडव को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है, भीषण बारिश और भूस्खलन के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है।
सभी शोक संतप्त परिजनों को मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि राहत कार्यों में वो प्रशासन की सहायता करें। इस प्राकृतिक आपदा की कठिन चुनौतियों का हम सभी को मिलकर सामना करना है। इस बीच भारी बारिश को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बात की है और हालात का जायजा लिया है, जिसके बाद पीएम कार्यालय ने एक ट्वीट में लिखा, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से पैदा हुए हालात पर पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बात की है और हालात का जायजा लिया है। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सभी की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। आपको बता दें कि मानसून की बारिश ने उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में जमकर कहर बरपाया है, खासकर हिमाचल प्रदेश में, जहां रिकॉर्ड बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई है। कई राज्यों के अधिकारियों ने स्कूल और कॉलेजों को 2 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया है। मूसलाधार बारिश के बाद चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे समेत 765 सड़कें बंद कर दी गई हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि अगले 2 दिन तक दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।